मैं हूं एडवोकेट सुबोध गुप्ता। हमारे देश में बहुत सारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस तो सिर्फ ट्रस्ट पे चलती हैं, आपसी यकीन और विश्वास पे चलती हैं, कुछ लिखत पढ़त भी नहीं होती और करोड़ों रुपए इधर से उधर हो जाते हैं सिर्फ ज़बान पे। लेकिन बहुत सारी अवस्थाएं ऐसी होती हैं जहां पर हम एक फॉर्मल तरीके से डील कर रहे होते हैं किसी कंपनी के साथ या किसी व्यापारी के साथ। खासकर ऐसी स्थिति में जब एक शहर से दूसरे शहर में ट्रांजैक्शन हो रही हो। मान लीजिए आपका व्यापार मुंबई में है और आप किसी दिल्ली वाले व्यापारी के साथ डील कर रहे हो, या आप दिल्ली में रहते हो आप जयपुर वाले व्यापारी के साथ डील कर रहे हैं। और कई बार आज क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है तो हम सब लोग ऑनलाइन ढूंढ लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर माल के सप्लायर कौन है, और ऑनलाइन ही बातचीत हो जाती है, मेल पे ही डिस्कशन हो जाता है, व्हाट्सएप पे डिस्कशन हो जाता है और हम माल को ख़रीदने का ऑर्डर कर देते हैं। तो आज का जो वीडियो है इसी प्रकार की अवस्थाओं के बारे में है कि आप चाहे बायर हैं चाहे आप सप्लायर हैं, आपका हित, कानूनी हित इस चीज़ में सुरक्षित रहेगा यदि आप किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन में खरीदने या बेचने की एंटर होने से पहले परचेज ऑर्डर बनाएंगे और सप्लाई एग्रीमेंट तैयार करेंगे उस पार्टी के साथ मिलके। अब पहला सवाल ये है कि परचेज ऑर्डर बनाया ही क्यों जाना चाहिए। परचेज ऑर्डर इसलिए बनाया जाना चाहिए कि अगर आप बायर हैं और आप परचेज ऑर्डर दोगे सप्लायर को तो आप सुरक्षित रहोगे। कैसे सुरक्षित रहोगे आपको जो सामान चाहिए, जितनी क्वांटिटी में चाहिए वो आप परचेज ऑर्डर में लिखेंगे। अगर आपको 10 लैपटॉप खरीदने किसी से तो आप लिखोगे मुझे 10 लैपटॉप चाहिए, इस मॉडल के चाहिए, उस लैपटॉप का ये स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, और आप उसकी क्वालिटी लिखोगे, क्वांटिटी लिखोगे उस प्रोडक्ट की। उसके अलावा आप डिलीवरी की टाइमलाइन लिखोगे कि मुझे ये लैपटॉप इतनी तारीख तक डिलीवर हो जाने चाहिए। पेमेंट टर्म्स लिखोगे आपकी, मैं इतना एडवांस दे रहा हूँ, इतना डिलीवरी पे दूंगा। डिलीवरी का स्थान लिखोगे कि डिलीवर कब करनी है, डिलीवरी की कॉस्ट है तो उसमें इंक्लूड करके लिखोगे। तो बहुत सारी जो मोटी मोटी शर्तें हैं वो परचेज ऑर्डर कैप्चर कर लेता है, और जब आप वो परचेज ऑर्डर सप्लायर को देते हो तो उसे पता होता है लिखित में कि मुझे ये चीज़ सप्लाई करनी है और इन शर्तों पे करनी है, और अगर उसने वैसा नहीं किया तो आपके अधिकार एज ए बायर अगर आप कोर्ट में जाते हो तो ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। सेलर के साइड से अगर आप परचेज ऑर्डर लेते हो किसी पार्टी से तो आप सुरक्षित रहते हो। पता लगे किसी ने आपको माल का ऑर्डर कर दिया, आपने वो माल अपने कारखाने में बनाना शुरू कर दिया, तैयार कर लिया, और बाद में वो पार्टी माल ही नहीं ले रही है। बायर ने वर्बली ऑर्डर कर दिया, आपको ईमेल पे कर दिया ऐसे ही गोलमोल सा ऑर्डर, और आपने सब कुछ रेडी कर लिया है, सामने वाला माल तैयार नहीं ले रहा, आपका टाइम भी खराब हो गया, आपका पैसा भी खराब हो गया, और उस माल का क्या करेंगे अब हम। तो अगर आप कोर्ट में जाओगे और ये बोलोगे ये माल इन्होंने खरीदने का ऑर्डर दिया था, तो अगर आपके पास एक प्रॉपर परचेज ऑर्डर नहीं है तो नेचुरली आपके फेवर में फैसला आने में दिक्कत होगी और देर लगेगी, क्योंकि कोई रिटर्न एग्रीमेंट भी नहीं है और कोई रिटर्न पर्टिकुलर स्पेसिफिक परचेज ऑर्डर भी नहीं है। तो दोनों ही पक्षों का फ़ायदा है कि परचेज ऑर्डर बनाया जाए। सेकंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो दिमाग में आता है मेरे, वो ये है कि अगर परचेज ऑर्डर बन भी गया, बायर ने सप्लायर को परचेज ऑर्डर दे भी दिया, तो क्या परचेज ऑर्डर अपने आप में एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है? क्या इसे कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा कोर्ट में? क्या इसे एग्रीमेंट माना जाएगा कानूनी रूप से वैलिड? इसका उत्तर है नहीं। इसका उत्तर नहीं मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर बायर ने सप्लायर को परचेज ऑर्डर तो दे दिया, परचेज ऑर्डर मतलब किसी चीज़ को खरीदने का आदेश दे दिया उसने कि मैं ये चीज़ें आपसे खरीदना चाहता हूँ, इस क्वालिटी की, इस क्वांटिटी में, इस टाइम तक डिलीवर करनी है। परंतु यदि सेलर ने, सप्लायर ने उस परचेज ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं किया थ्रू रिटन कम्युनिकेशन, या उसी परचेज ऑर्डर पे स्टैम्प साइन करके कि आई एक्सेप्ट ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ दिस परचेज ऑर्डर, तो आपने तो उसे सिर्फ एक आदेश दिया ना, जरूरी नहीं है ना कि उसने उस आदेश को माना। तो आपके खाली परचेज ऑर्डर को कुरियर कर देने से या ईमेल कर देने से या बाई हैंड देने से वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो जाता, जब तक कि जिसको वो परचेज ऑर्डर बायर ने दिया है यानी वो सेलर,
उसको एक्सेप्ट ना करें। हाँ, मैं इस परचेज ऑर्डर में जितनी भी शर्तें लिखी गई हैं उसको मानता हूँ और ये माल ये पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन का इतनी तारीख तक इस जगह पे मैं पहुँचाऊँगा, आई एक्सेप्ट। जब वो एक्सेप्ट कर लेगा तभी ये एक प्रॉपर लीगल एग्रीमेंट के तौर पे माना जाएगा। तो खाली परचेज ऑर्डर देने से काम खत्म नहीं हो जाता है, उसका एक्सेप्टेंस भी सप्लायर से लेना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट सवाल ये आता है मन में कि परचेज ऑर्डर से ही काम चलाना ठीक है या कोई प्रॉपर एग्रीमेंट बनना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट, कोई डिटेल्ड एग्रीमेंट, जिसे सप्लाई एग्रीमेंट भी बोल देते हैं, परचेज एग्रीमेंट भी बोल देते हैं। एग्रीमेंट का नाम हम क्या रखते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्रीमेंट के कंटेंट्स क्या हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो इसमें मेरा सुझाव ये है कि अगर आपकी किसी व्यापारी से सिर्फ एक ही बार की वन टाइम ट्रांजैक्शन है और रिस्क अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व नहीं है, सिंगल ट्रांजैक्शन है, एक बार माल लेना है और कोई इतना बड़ा माल नहीं है, इतना बड़ा ऑर्डर नहीं है कि भैया आपको बहुत बड़ा चपत लग जाएगी अगर कुछ गड़बड़ हो गई, तो तब तो सप्लाई एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप खाली परचेज ऑर्डर दो, उसका एक्सेप्टेंस लो और काम करो अपना। लेकिन यदि आपके किसी सप्लायर से उससे लगातार बिजनेस डीलिंग हो रही है, लगातार आप उसको माल दे रहे हो, लगातार उससे माल ले रहे हो या लगातार माल खरीद रहे हो आप उससे, वो सप्लायर लगातार आपको माल सप्लाई कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में मैं बड़ा स्ट्रोंगली रिकमेंड करता हूं कि आपको एक अच्छे एडवोकेट से डिटेल्ड में सप्लाई एग्रीमेंट ड्राफ्ट करवाना चाहिए और स्टैम्प पेपर पे उसे एग्जीक्यूट करना चाहिए। जो सप्लाई एग्रीमेंट है या परचेज एग्रीमेंट है उसमें बहुत सारी शर्तें लिखी रहती हैं डिटेल्ड में। परचेज ऑर्डर में तो 2-4 चीज़ें लिखी रहती हैं, ज़्यादा चीज़ें उसमें लिखी नहीं रहती हैं। लेकिन जो हम डिटेल्ड एग्रीमेंट बनाते हैं परचेज या सप्लाई के मामले में, उसमें बहुत सारी चीज़ें डिटेल में रहती हैं। क्या गुड्स होंगी, उनकी क्या क्वालिटीज़ होगी, सर्विसेज हैं तो सर्विसेज क्या देनी है, क्या क्वालिटी ऑफ सर्विसेज होंगी, सामान कहाँ पर आएगा, आने के बाद उसका इंस्पेक्शन करने पे अगर हमें कुछ गुड्स में क्वालिटी इशू लगेगा तो उसका क्या करना है, अगर हम गुड्स को रिजेक्ट करते हैं तो पेमेंट की एडजस्टमेंट कैसे होनी है, फोर्स मेजर क्लॉज क्या है, यानी एक्ट ऑफ गॉड कुछ हो गया, भूकंप आ गया, कोविड के कारण लॉकडाउन हो गया, सामने वाला का कारखाना ही बंद हो गया, लॉकडाउन के कारण वो माल सप्लाई नहीं कर पाया, तो ऐसी दशा में क्या होगा। अगर माल टाइम पे डिलीवर नहीं किया, क्योंकि कई बार सप्लाई चेन बनी होती है, पीछे से आपने सप्लाई करके कोई कच्चा माल मंगाया, फिर आपने आगे भी ऑर्डर ले रखा है, आपको उस पर कुछ काम करके आगे भेज रहे हैं, पीछे से ही माल नहीं आया तो आप आगे कैसे भेजोगे। तो आप अब आगे वाला आप पे केस ठोकर है तो आप कहाँ जाओगे, आप पीछे वाले पे केस ठोकोगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या कंपनसेशन होना चाहिए। अगर आपसी कोई डिस्प्यूट पैदा हो गया तो उसे आपसी बातचीत से सुलह नहीं हो रहा है तो आर्बिट्रेशन के तहत उसे सुलझाना है या कोर्ट में जाना है। कोर्ट में जाना है तो अगर 2 अलग अलग शहर हैं, आप बैठे हो मुंबई में, दूसरा बैठा है दिल्ली में, तो कौन सी जगह की कोर्ट में मुकदमा करना है, मुंबई में करना है, दिल्ली में करना है, क्या उस जुरिस्डिक्शन के बारे में कोर्ट के एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा हुआ है या उसे खुला छोड़ दिया गया है। और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि डिटेल्ड जब हम सप्लाई एग्रीमेंट बनाते हैं उसमें लिखी रहती है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। कोई भी एग्रीमेंट बनाया ही इसलिए जाता है ताकि अगर किसी दिन खुदा ना खास्ता आपस में कोई तू मैं हो गई, कोई विवाद हो गया, तो उसमें लिखा रहे कि किसको क्या करना था, ऐसी अवस्था में क्या करना है। तो सप्लाई एग्रीमेंट जहाँ पे ट्रांजैक्शन बड़ी है, अमाउंट हाई है, भले ही वो सिंगल ट्रांजैक्शन हो तो भी बनाना चाहिए, किसी से कॉन्टिन्यूस बिजनेस डीलिंग है हमारी तो भी बनाना चाहिए। मैं ऐसी पार्टीज को भी जानता हूँ जहाँ पे लास्ट 20 साल से बिजनेस डीलिंग हो रही है, 20 ईयर्स से बिजनेस डीलिंग हो रही है, लगातार माल आ रहा है, लगातार पेमेंट हो रही है। आप खुद सोचो 20 साल कितना बड़ा पीरियड होता है और कितना ट्रस्ट आपस में बन जाता है। अब धीरे धीरे कुछ पार्टी जैसा करती हैं, पहले तो आपका ट्रस्ट जीतने के लिए आपको पेमेंट करेंगी। सप्लाई आपने माल सप्लाई कर दिया, वो आपको पेमेंट कर देंगे, फिर आपने माल सप्लाई कर दिया, फिर पेमेंट कर देंगे। ऐसा करते रहेंगे 5-6 बार, 7 बार, 10 बार, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, फिर अचानक से पेमेंट होल्ड करना शुरू करेंगे। और जब वो पेमेंट एक कंसिडरेबल अमाउंट हो जाएगी, मोटी रकम हो जाएगी,
उसके बाद वो बोलेंगे नहीं है पैसे, जो करने कर लो। अब आप तो ट्रस्ट पे माल सप्लाई करते जा रहे थे, कोई परचेज ऑर्डर भी नहीं बनाया, कोई सप्लाई एग्रीमेंट भी नहीं बनाया। अब आप कोर्ट कचहरी के धक्के खा रहे हो, रिकवरी केस डाल रहे हो कोर्ट के अंदर जो सालों साल चल रहे हैं। सप्लाई एग्रीमेंट के अंदर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो है सिक्योरिटी। अगर आप माल सप्लाई कर रहे हो किसी को, तो आप सिक्योरिटी चेक ले सकते हो बायर से। उस सिक्योरिटी चेक का जिक्र एग्रीमेंट के अंदर किया जा सकता है। बायर भी सुरक्षित रहता है, क्योंकि अगर वो सिक्योरिटी चेक दे रहा है तो उस एग्रीमेंट के अंदर लिखा रहता है कि अगर ये सिक्योरिटी चेक मैं दे रहा हूँ तो इसे किस अवस्था में प्रेजेंट किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि किसी भी दिन भर के उठा के डाल दिया। तो दोनों एंगल से बायर एंड सप्लायर एग्रीमेंट बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपस में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग अगर हो जाए और मामला कोर्ट की दहलीज तक पहुंच जाए तो कोर्ट को भी आसानी होगी उस मैटर की सुनवाई करके उसका जल्दी निपटारा करने में, और आपका टाइम कम खर्च होगा। कुछ अवस्थाओं में परचेज ऑर्डर और सप्लाई एग्रीमेंट दोनों ही बनते हैं। जो जनरल टर्म्स एंड कंडीशन हैं जिससे वो लेन देन कंट्रोल्ड है, वो तो सप्लाई एग्रीमेंट में वो टर्म्स एंड कंडीशन आ जाती हैं, और टाइम टू टाइम पार्टी परचेज ऑर्डर रेज करती है, और जब तक कुछ स्पेसिफिक टर्म्स परचेज ऑर्डर में मेंशन नहीं है तब तक उस एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन उस परचेज ऑर्डर पे वैलिड रहेंगी। कई बार एक ब्लैंकेट पीओ बना दिया जाता है कि भैया 1000 आइटम भेजनी है और ये डिलीवरी शेड्यूल है, उसके साथ एनेक्स कर देते हैं डिलीवरी शेड्यूल। कहने का भाव ये है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसे क्लीन तरीके से करिए, सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट कीजिए, प्रॉपर परचेज ऑर्डर बनाइए, प्रॉपर एग्रीमेंट बनाइए, स्टैम्प पेपर पे बनाइए, नोटराइज कराइए। और अगर आप क्लीन तरीके से बिजनेस करेंगे तब आप अवश्य ही भारी मुसीबतों से अपने आप को बचा पाओगे।